Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. Young Lawyers Practical Course आज सेशन नंबर 5 है। मैं एक फ़्लो के साथ चल रहा हूँ। हम अपनी FIR दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने SHO को दरख्वास्त दी, उसने हमारी FIR नहीं रजिस्टर की। फिर हम SP कंप्लेंट के पास भी गए, उसने भी हमारी FIR दर्ज नहीं की। फिर हम अदालत में आए और हमने जस्टिस ऑफ पीस के पास एक 22A/22B की पटिशन फ़ाइल की। उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस साहब ने उस पर नोटिस कर दिए, कमेंट्स तलब कर लिए पुलिस से। पुलिस ने वो कमेंट्स कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। अब उसके बाद आती है बहस की। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन 22A/22B के पे आर्गू कैसे करते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा बहस कैसे कोर्ट रूम में करते हैं उस पर थोड़ा सा एक जनरल सा व्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात देखें, जो हमने किसी केस में बहस करनी होती है, चाहे वो कोई क्रिमिनल केस हो, चाहे वो कोई सिविल केस हो, वो कोई फैमिली केस हो, कोई बैंकिंग कोर्ट में आप केस कर रहे हो, जो भी आप केस लड़ रहे हो, जो आपने बहस करनी है वो दो चीज़ों का मिक्सचर होती है। नंबर 1 फैक्ट्स ऑफ द केस, के उस केस के जो भी हकायक हैं वो सारा कुछ, और दूसरी चीज़ उसमें होती है लॉ पॉइंट्स। अब जिसमें पहली चीज़ आ जाती है प्रोविजंस ऑफ लॉ, मसलन सेक्शन फलाने में ये लिखा हुआ है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो केस लॉज, ये जो रेफरेंस के तौर पे हमने पेश करने होते हैं। सो जो बहस करनी होती है किसी भी वकील ने और करनी चाहिए, वो इन दोनों चीज़ों को मिला के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द केस उस पर बात कर दें कि हाँ जी A ने B को मारा है, उसका बाजू तोड़ दिया है, उसको 10 साल की सज़ा दे दें, या ये घर जी B का था, A ने उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, आप अब कब्ज़ा हमें छुड़वा के दें। देखें, हमने फैक्ट्स के साथ साथ इनको भी मिला के पढ़ना है। अगर सिर्फ फैक्ट्स पे ही बहस होनी है तो क्लाइंट्स को तो अपने केस के सारे फैक्ट्स पता होते हैं, वो खुद अदालत में आके ना बहस शुरू कर दे कि जी हाँ जी मेरा ये केस है, मेरे हक़ में आप फ़ैसला दे दें। वो हमें क्यों हायर करता है? क्योंकि हमें लॉ की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है और जो फ़ैसले होते हैं कोर्ट्स में वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होते हैं। इसीलिए हमने कोर्ट में लॉ को भी बताना है, फैक्ट्स भी बताने हैं, लॉ भी बताना है, इन दोनों को मिला के बहस करनी है। पहली बात तो ये आ गई, ये जनरल रूल है, हमें इसी तरह बहस करनी चाहिए। उसके बाद कुछ और भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि बहस में क्या क्या कुछ करना चाहिए। इसमें नंबर 1 पे रख लेते हैं प्रेपरेशन। जब भी बहस करनी है ना किसी केस की, उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर होके जाना है। हमें केस के फैक्ट्स का पता होना चाहिए, हमें लॉ पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने तैयारी नहीं की और हमने जाके बहस शुरू कर दी। देखें, टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस आता जाता है। हम जब केसेस करते जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती जाती है। अगर एक केस मैंने आज देख लिया है तो उस पर कल हो सकता है मुझे इतनी ज़्यादा उसकी तैयारी करने की ज़रूरत ना हो। क्यों, अब किसी भी बेल पे अगर FIR देखें तो कुछ ना कुछ केस लॉज हमारे दिमाग में भी होते हैं, फैक्ट्स देखे हैं, मेडिकल देखा है, हम कर सकते हैं उस पर बहस। लेकिन यंग लॉयर्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, यानी घर से तैयारी करके जाना है कि सुबह मेरी बहस है, मैंने रात को फैक्ट्स को अपने दिमाग में बिठाना है। मुझे एक एक बात का पता होना चाहिए उस केस से रिलेटेड। मुझे उन सारे डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए जो मेरे केस के लिए अहम है, जो मेरी फ़ाइल के साथ अनेक्स है, या जो भी दूसरी साइड से डॉक्यूमेंट्स दिए जाने हैं। सो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने तैयार होके जाना है। मैंने अपने जो लॉ पॉइंट्स वहाँ पे बताने हैं उनको मैं रात को पढ़ूँगा, उनको लिख लूँगा। फिर जो केस लॉज मैंने ढूंढे हुए हैं मैं वो लिख लूँगा जो मैंने वहाँ पे पढ़ने हैं। अच्छा, ये प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी है अर्ली डेज़ में। अर्ली डेज़ में क्या, मैं आज भी जब अपने केस की तैयारी करता हूँ तो मैं उसके ब्रीफ्स तैयार करता हूँ। अच्छा, ये ब्रीफ से क्या मुराद है, मैं आपको अपने ही एक केस के तैयार किए हुए ब्रीफ बता देता हूँ। अच्छा, ये दिखा देता हूँ, ये एक केस है सिविल केस का, इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इन सब की एक समरी भी तैयार की हुई है, वो ये है 1 पेज पे। अब यहाँ पे देख लें, अगर आप
सारे इस केस के फैक्ट्स हैं कि इसमें कौन कौन था, उसका क्या क्या किरदार था, अगर उसकी डेथ हुई है तो किस डेट को हुई है, फिर इस फाइल के साथ जो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने वो लिखे हैं, कौन से गवाह आए थे मैंने वो भी लिखे हुए हैं कि PW1 आया है, DW1, DW2, फिर जो फैसले हैं वो कौन कौन से पेज पे लगे हुए हैं। मैंने ये हाई कोर्ट की एक फ़ाइल मेरी तैयार की हुई है, मैं उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे ग्राउंड्स हैं जिन पे मैंने बहस करनी है वो मैंने लिखे हुए हैं। फिर जो मैंने केस लॉज देने हैं, अगर आप देख सकें तो ये मेरे केस लॉज भी लिखे हुए हैं, हर एक लॉ पॉइंट से रिलेटेड मेरे केस लॉज भी तैयार है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि तैयारी करके जानी है, इस किस्म के अपने ब्रीफ्स तैयार कर लें। वहाँ पे जब भी आपने कोई, अगर जैसा आप कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी ये क्या गवाह के तौर पे आया था, अब आप पूरी फ़ाइल ढूंढने लगेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, या किसी केस में अगर आप फाइनल भी बहस कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपके पास इस किस्म के ब्रीफ पड़े हैं तो आप फौरी देख लेंगे कौन कौन से गवाह हैं या कौन सा डॉक्यूमेंट किस पेज पे लगा हुआ है। जैसे आपने पूछ लिया, आपको पता है, आपने लिखा हुआ है, आप फ़ौरन बता दोगे कि जी इस पेज पे लगा हुआ है। इससे पता लगता है जज को, आपका इम्प्रेशन अच्छा जाता है, कोर्ट आपको रिलीफ देने की कोशिश करती है कि यस ये तैयार हो के आया है बंदा, प्रॉपरली इसने तैयारी की है तो इसको रिलीफ दिया जाए। आप जजेस की गुड बुक में आना शुरू हो जाते हैं अगर इस किस्म की आपकी प्रिपरेशन होगी अपने आर्गूमेंट्स के लिए। ये नहीं कि आप सारी रात तो परेशान ही होते रहे कि सुबह मैंने केस में बहस करनी है, तैयारी कोई की नहीं, सीधी जाके कोर्ट रूम में खड़े हो गए, तो वहाँ पे क्या होना, शर्मिंदगी होनी है, जैसा आपने कोई बात पूछ लेनी है, पता आपको कुछ होगा नहीं। आपने 22A की भी कोई पटिशन पे जाके बहस करनी है ना, तो उसके ब्रीफ्स इस तरह तैयार हों कि स्टोरी क्या थी, उसके पॉइंट्स लिख दें, कौन कौन सा पर्सन, उसका क्या रोल था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर अगर आपने कोई केस लॉज तैयार किए हैं तो वो आप साथ लिख लें, वहाँ पे बोलना शुरू कर दें, उनको पढ़ना शुरू कर दें। सो ये प्रेपरेशन से रिलेटेड ये हो गया। दूसरा, अब एक और बात मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, लैंग्वेज, कि जी हम अपनी जो हमने बहस करनी है वो उर्दू में करें या इंग्लिश में करें। देखें मेरा इस पे, मैं तो उनको यही कहता होता हूँ, देखें अगर तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट हैं तो आप इंग्लिश में करें, लेकिन अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो उर्दू है, उर्दू में करें। अब अगर जैसे मैं एक दफ़ा सिंध में मुझे जाना हुआ था, एक कोर्ट में मुझे आर्गू करना था, तो वहाँ पे मुझे तो सिंधी नहीं आती, मैं पंजाब से हूँ, तो लेकिन वहाँ पे सारी बहस वगैरह वो सिंधी में ही हो रही थी। तो मुझे तो कोई, मैंने तो जज साहब से पूछा और मैंने इंग्लिश उर्दू मिक्स ही वहाँ पे बहस की थी, मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ। सो ये जो लैंग्वेज, ये कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश में करें चाहे आप उर्दू में करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ एक मिथ बनी हुई है कि अगर कोई इंग्लिश में आर्गू करता है तो जी वो बहुत काबिल है, और अगर कोई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उर्दू में बहस करते हैं वो काबिल नहीं है या वो कामयाब नहीं है। सो ये कोई पैमाना नहीं है। अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं तो इंग्लिश में करें, लेकिन फिर थ्रू आउट आप इंग्लिश में जाने की कोशिश करें या उसको मिक्स करें, लेकिन फिर वो इंग्लिश ऐसी ना हो कि अटक अटक के आप इंग्लिश बोल रहे हो, जो फ़िक्रा आप उर्दू में बड़ी अच्छी तरह से जो बात को कर सकते हैं, आपने अपने ऊपर बोझ लेके इंग्लिश में शुरू तो हो गए हैं, लेकिन सारे ही काम अंदर फंसी जा रहा है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, ये चलें उसको रहने ही दें, मैं कहता ही नहीं उस बात को। लेकिन एनी हो, अगर इंग्लिश अच्छी है, आप फ्लुएंट हैं तो इंग्लिश में करें, अगर आप नहीं इतने फ्लुएंट तो उर्दू में करें, कोई मसला नहीं है। इससे केस का फ़ैसला उस फाइल की बुनियाद पे आना है, आपकी इंग्लिश या आपकी उर्दू की बुनियाद पे नहीं आना, ये ज़हन में रखें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा था, देखें एक स्पीक ऑन योर टर्न, अपनी बारी पे बोलें। देखें अगर आप पिटिशनर हैं, आप प्लेंटिफ हैं, आप एपिलेंट हैं, आपने कोई अपील फ़ाइल की है, आपने कोई दरख्वास्त दी है, नॉर्मल प्रैक्टिस में ये होता है कि जिसने दायर किया होता है, जिसका केस होता है, वो पहले आर्गू करता है, रिस्पोंडेंट साइड बाद में आती है, डिफेंडेंट साइड बाद में आर्गू करती है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि अपनी बारी पे बोलना है। अगर एक वकील साहब बात कर रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं, तो उसके दरमियान में ही नहीं उनको शुरू हो जाना, सर ये झूठ बोल रहे हैं, सर ये गलत बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना।
उनको अपनी बहस ख़त्म करने दें अपने मुखालिफ वकील को। उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो आप बहस करें, किसने आपको रोका है। लेकिन किसी को इंटरप्ट करना, ये कोर्ट पे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। टर्न बाय टर्न चलता है काम। देखें, एक वकील साहब ने बहस की, उसको आपने इंटरप्ट नहीं किया, फिर आप बहस करें, फिर वो आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन आपकी बहस के दरमियान अगर उनके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे वो बोलना चाहता है, तो वो इस तरह हैंड हल्का सा हम रेज़ कर देते होते हैं, जज साहब समझ जाते हैं कि ये कुछ कहना चाहते हैं। वो जब इनकी बारी ख़त्म होगी तो जज साहब उनको खुद ही पूछ लेंगे कि जी आप क्या कहना चाहते हैं। सो ये कोर्ट का डेकोरम होता है, हमने इसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। अदरवाइज़ अगर आप एक दूसरे को शुरू हो जाएंगे इंटरप्ट करना, तो वहाँ से गर्मा गर्मी भी शुरू हो जाती है। सो ये काम बिल्कुल नहीं करना, अपनी बारी पे बोलना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कोर्ट क्वेश्चंस। अगर आपकी बहस के दौरान जज साहब ने आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया, तो आपने कोशिश करनी है उनके सवाल का जवाब आपने देना है, फौरी देना है। ये नहीं कि आप जज साहब को कहें कि जज साहब ज़रा रुकें, मैंने रात को 2 घंटे खड़े होकर अपनी ये बहस तैयार की है, मैं पहले ये पूरी बहस ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोर्ट ने क्वेश्चन पूछ लिया, आप उनको उनके क्वेश्चन का जवाब दें। अदरवाइज़ फिर वो जज साहब ये समझते हैं कि ये इनको जवाब नहीं आता, तो वो ज़रा आपके ख़िलाफ़ जाने वाली बात होती है। तो क्लियर कट मैं बता रहा हूँ कि अगर जज साहब ने कोई क्वेश्चन कर लिया है तो अपनी बहस को साइड पर रख लें, उनके सवाल का जवाब पहले दें और उसके बाद फिर अपनी बहस के साथ आप कंटिन्यू कर जाएं। नेक्स्ट थिंग, डोंट रेज योर वॉइस। जब आपने बहस करनी है ना, तो आपकी आवाज़ बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे लगे कि आप जज साहब पे ही दबाव डाल रहे हैं, उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, जज साहब ऐसे हुआ, जज साहब ये हुआ। नहीं, नॉर्मल सी वॉइस में जैसे आप बात करते हैं उसी तरह उनके साथ आपने आर्गूमेंट्स करने हैं। यानी देखें, समटाइम्स ऐसे हो जाता है बेल्स में ख़ास तौर पे कि जब किसी वकील साहब की बेल खारिज होने लगती है ना, तो हमें पहले अंदाज़ा होता है कि ले भी अब हमारे ख़िलाफ़ ही फ़ैसला आना है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली वॉइस थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता। वहाँ पे भी कि बहुत रोला डाल दो आप, नहीं, आपकी वॉइस नहीं ऊंची होनी चाहिए। बड़ा डिसेंट सा इंप्रेशन आपका जाना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा बंदा है। देखें, आप जाके बड़े अच्छे लहजे में, बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत ज़्यादा धीमी भी आवाज़ ना हो, बहुत ज़्यादा ऊंची भी ना हो, यानी दरमियान में काम रहे, जज साहब पे अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। सो वॉइस बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखें, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास बड़े वीक केसेस आ जाते हैं, हमें पहले ही पता होता है कि इसका फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना कॉन्फिडेंस ही वहाँ पे लूज़ कर जाएं, हमें समझ ही ना आए कि फ़ैसला तो हमारे ख़िलाफ़ ही आना है, हम क्या बहस करें। नहीं, केस कितना भी आपके ख़िलाफ़ होने वाला हो, लेकिन आपके रवैये से इस तरह लगना चाहिए कि कोई मसला ही नहीं है। हमें पता है, अगर एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपको केस दिया, आपने उसका केस कोर्ट में जाके बहस करनी है और आप खुद ही परेशान फिर रहे हो कि यार इस केस में है ही कुछ नहीं, मैं बहस क्या करूँगा, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो, तो बहस होनी क्या है। आप अपनी तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस, देखिए अंदर से कितना भी आप डरे हुए हैं, आप पे कोर्ट रूम का प्रेशर है, कोई सख्त जज साहब है, उनके सामने आपने बहस करनी है, वो आपका केस भी फजूल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी ढेरियाँ हटा दो, नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे लगना चाहिए आपके रवैये से कि कोई मसला ही नहीं, केस तो हमारी फेवर का है। ये बहस आपने इस एटीट्यूड के साथ जाना होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि 22A की पिटीशन में आर्गू कैसे करना है। देखिए, हमें केस को, हमने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हो तो हमने इसी केस को हम लेके चल रहे हैं। ये केस था, अब इसकी मैं पहले दरख्वास्त पढ़ देता हूँ, हमें स्टोरी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम बहस की तरफ आ जाएंगे। जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल कंपनी सो एंड सो का CEO है, मोरखा 31/10/2021 को साहिल जामला के साथ सौदा बाबत
ख़रीद कोयला मालियती 2 करोड़ रुपए तय पाया और बमुताबिक सौदा साहिल ने मुबलक 2 करोड़ रुपए इल्ज़ाम लय के अकाउंट में बजरिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। इल्ज़ाम लय ने कोयला मालियती 76 लाख रुपए दिसंबर के पहले हफ्ते में डिलीवर कर दिया। यानी दो पार्टीज़ थी, उनके दरमियान कोयले के ख़रीदो फ़रोख्त का एक एग्रीमेंट हुआ। 2 करोड़ रुपए तक का कोयला ख़रीदना था इन्होंने 2 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसने 76 लाख रुपए का कोयला इनको दे दिया। लेकिन बाकी उसने जो अमाउंट बचती है 1 करोड़ 24 लाख रुपए, उसने कोयला नहीं दिया। वो कहता रहा कि हम आपको देंगे, लेकिन फिर एक टाइम आया कि वो इनके ऑफिस आया, आके उसने चेक काट के दिया कि ये लें जी, आप इस डेट को इस चेक को अपने बैंक में जमा करवा दीजिएगा, आपको आपकी पैसे मिल जाएंगे, मैं आपको फ़र्दर कोयला फराहम नहीं कर सकता हूँ। फिर वो जब चेक दिया गया उस ड्यू डेट पे अपने बैंक अकाउंट में डाला गया ये पिटिशनर की तरफ से, तो वो बाउंस हो गया। वो उस पर डिसऑनर स्लिप इशू कर दी गई कि इनसफिशेंट बैलेंस के, उसमें बैलेंस ही नहीं है। तो इस वजह से उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी स्टोरी चल रही है। देखें, अब ये इसमें पुलिस कमेंट्स भी मंगवाए गए, पुलिस ने कमेंट्स आके दिए। एक मिसाल लेके चलते हैं कि पुलिस ने कहा कि जी ये वकूआ बिल्कुल ठीक है, इनके दरमियान सौदा हुआ था। यानी वो पटिशनर की फ़ेवर में उन्होंने कमेंट्स दे दिए कि जी बिल्कुल ठीक बात है, चेक बाउंस हुए हैं और उसने धोखा देने के लिए ये सारा कुछ काम किया है। अब जब हम इस केस में आर्गू करना शुरू करेंगे तो हम केस को शुरू कहाँ से करेंगे, ये अपनी बहस को फैक्ट्स से। देखिए, जो हमने अभी तक स्टोरी समझी है कि कोयला क्या सौदा हुआ ये वो, वहीं से हमने अपनी पूरी कहानी जज साहब को बतानी है। पटिशनर ने जिसने ये दरख्वास्त फ़ाइल की, अब अभी हम उसकी तरफ से बहस कर रहे हैं। वो ये पूरी स्टोरी बताएगा अपने वर्ड्स में। देखें, आप चाहें तो आप इस दरख्वास्त को पढ़ भी सकते हैं। आप उसके लिए जज साहब को कह सकते हैं कि जज साहब ये मैं अपनी दरख्वास्त से शुरू करता हूँ और आप दरख्वास्त को पढ़ना शुरू कर दें, कोई इसमें मसला नहीं है, ऊपर से देख के पढ़ना शुरू कर दें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप इस सारी स्टोरी को, ये जो इसमें बताई गई है दरख्वास्त में, इसको समराइज़ करके अपने वर्ड्स में बताएं कि सर ये हुआ है, हमारा सौदा हुआ था। सो ये पहली बात हमने शुरू यहीं से करना है, इस दरख्वास्त से। चाहे ऊपर से देख के पढ़ लें, चाहे आप उसको समराइज़ करके बता दें। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी क्या आएगी इसमें जो इम्पोर्टेंट है पिटिशनर साइड से, ऑब्वियसली पुलिस के कमेंट्स मंगवाए गए थे। ये जो पुलिस के कमेंट्स दिए जाते हैं 22A की पिटीशन में, आपने इसकी कॉपी ज़रूर लेनी है, वो मिल जाती होती है। सो पहले नंबर पे फैक्ट्स अपने वो सारे बताए कि केस है क्या। उसके बाद पुलिस कमेंट्स, फॉर इंस्टेंस हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो पुलिस ने कमेंट्स जमा करवाए, पुलिस ने उसमें ये लिखा कि जी हमने दोनों पार्टीज़ को बुलवाया है, हमने उनको सुना है, बिल मुशाफा एक फ़िक्रा होता है, बिल मुशाफा गुफ्तगू करवाई, यानी 1 on 1 उनको सामने बिठा के हमने पूरी बात को उनसे सुना है। तो पुलिस के कमेंट्स हम ये मान के चल रहे हैं कि कमेंट्स ये है कि जी बिल मुशाफा गुफ्तगू भी करवाई गई है, जिससे सच्चा लगता है पटिशनर का स्टांस जो भी है। यानी पटिशनर की फ़ेवर में उन्होंने लिखा कि ये जो पटिशनर कह रहा है ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपकी फ़ेवर में कमेंट्स आ गए, तो आपने दूसरे नंबर में 22A की पिटीशन पे फैक्ट्स के बाद पुलिस कमेंट्स को डिस्कस करना है। अगर आपकी फ़ेवर में है, वेल एंड गुड, फिर तो मसला ही सारा ख़त्म हो गया ना, आपकी फ़ेवर में जो आ गए। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट आए हैं तो फिर आपने यहाँ पे थोड़ा सा कहना है क्यों अगेंस्ट हैं, क्या इन्होंने सही तरह से इंक्वायर नहीं किया। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोर्ट रूम में खड़े हैं, अदालत के सामने खड़े हैं, आप कर सकते हैं कि जी इन्होंने सही तरह से इंक्वायर नहीं किया। ये देखें जी, ये तो अब एक ऐसा केस होता है जो चेक बाउंस होने का, इसमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो चेक होता है वो ओरिजिनल आपने साथ लेके जाना होता है बहस के दौरान। आप जज साहब को कह सकते हैं ये देखें जी, आप चेक देख लें, इसी के सिग्नेचर है, ये इसको डिनाई भी नहीं कर रहा, व्हाटएवर। सो फैक्ट्स के बाद पुलिस कमेंट्स अगर फेवर में है उनको डिस्कस करेंगे, ज़ोर डालेंगे। देखें जी, पुलिस भी यही कह रही है कि हम सच्चे हैं, लेकिन अगर अगेंस्ट हैं तो फिर आपने दूसरी तरह से उनको क्यों ये गलत कह रहे हैं, पुलिस ने से इंक्वायरी वगैरह नहीं किया, ये इस पे आप आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखें,
मैंने आपको कहा था लॉ भी अंदर हमने ऐड करना है अपनी बहस में। 22A में हम जाते क्यों देखें, सबसे पहली बात जो FIR होती है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसकी FIR रजिस्टर की जाती है। 22A की पिटीशन में हमने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि जो फैक्ट्स हैं केस के, उससे ये लगता है कि प्राइमा फेशिया हम इस्टेब्लिश हमने करना होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है। ये फ़िक्रा हम ज़रूर बोल देंगे अंदर कि जो केस के फैक्ट्स हैं उससे, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, यानी काबिल दस्तंदाजी पुलिस ये ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो पुलिस को SHO को डायरेक्ट किया जाए कि हमारी FIR वो रजिस्टर करे। यही बहस होती है। इसमें देखें 22A में अगर ये हम चेक का जिस तरह केस लेके चल रहे हैं तो इसमें ओरिजिनल चेक होगा साथ। अब जिस तरह इस केस को देखें, इसमें एग्रीमेंट की बात हुई है। अगर हमारे पास वो इन राइटिंग एग्रीमेंट है, हम वो एग्रीमेंट कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये देखें जी ये वो एग्रीमेंट है। सो अगर आप जिस ऑफेंस की FIR करवाना चाह रहे हैं, जैसे 489F इस केस में, तो हम 489F की डेफिनेशन देख के जाएंगे कि उसमें लिखा क्या हुआ है। हमने उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट को कहना है देखें जी सारे 489F के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि मेड आउट हो रहा है, डायरेक्ट किया जाए SHO को कि हमारी वो FIR रजिस्टर करे। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह अगर कोई केस है जो कि हर्ट का केस है, उसमें मेडिकल इन्वॉल्व है और मेडिकल आपके सामने है, तो आप कोर्ट के सामने उस मेडिकल को फैक्ट्स पढ़ेंगे, फिर पुलिस कमेंट्स, फिर साथ जो मेडिकल है आप उसको डिस्कस करेंगे। ये देखें जी ये इतनी इंजरीज़ आई हैं। कोई फ्रॉड का केस है उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स है आप उनको डिस्कस करेंगे। हर केस के डिफरेंट फैक्ट्स है ना। अब देखें मैं यहाँ पे खड़ा होकर इतने सारे मुख्तलिफ ऑफेंसेज हैं, मैं हर एक के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं तो आपको जनरल बता सकता हूँ। जिस तरह फैक्ट्स, पुलिस कमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इस्टेब्लिश हमने क्या करना है, क्या फ़िक्रा हमने लाजमी बोलना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया। ये हमारा काम है पिटिशनर साइड से। अब आ जाते हैं रिस्पोंडेंट साइड से। अगर देखें हो सकता है एक केस में आप पिटिशनर साइड से हो 22A की पिटिशन में, लेकिन वो जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो भी तो कभी आपके पास आ सकता है कि मेरे लिए बहस करो। तो यहाँ पे अब जब ये साइड बाय साइड दोनों बहस कर रहे हैं, पिटिशनर ने अपनी ये कंप्लीट बहस कर ली है, तो रिस्पोंडेंट को क्या करना चाहिए? नंबर 1, उसको जो मेन पॉइंट्स हैं इस बहस के वो लिख लेने चाहिए। ठीक है, जो भी इसने बातें की हैं, फॉर इंस्टेंस इसने पुलिस कमेंट्स पे बात किया, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने उसकी बातों को काउंटर करना है पुलिस कमेंट्स से रिलेटेड। फिर जो उसने चेक दिया है, इसी केस को लेके चलते हैं। अगर हम दूसरी साइड से खड़े हैं तो हो सकता है कि हम ये कहें कि जी हमारा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, ये तो फॉल्स है, इन्होंने खुद ही बनाया है। या ये जो चेक हमने दिया था, जो ये कोर्ट के सामने दे रहे हैं, वो तो मैंने एज ए गारंटी दिया था, मैंने वो पेमेंट के लिए नहीं दिया था इनको चेक, वो गारंटी के तौर पे दिया था। अब गारंटी के अगर कोई चेक गारंटी के तौर पे दिया हो तो उसकी FIR नहीं हो सकती। अगर 489F की आप डेफिनेशन देखें, सो वो आप यहाँ पे ये भी बहस करेंगे कि जी ये चेक तो मैंने गारंटी के तौर पे दिया था, मैंने तो कोई पेमेंट के लिए नहीं दिया था। उससे रिलेटेड अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, कि हो सकता है ना अगर किसी ने चेक दिया तो साथ अगर कोई स्टैम्प पेपर पे भी लिख लिया है या कोई रसीद लिखी है कि जी ये चेक बतौर गारंटी दिया गया है, या उस चेक की बैक साइड पे लिखा हुआ है कि चेक बतौर गारंटी है, तो आप वो सारी बातें करेंगे। आप जितने भी इसके मेन पॉइंट्स होंगे उनको लिखेंगे और उनको काउंटर करेंगे। ठीक है ना, जो भी इसने बातें की हैं आप एंड पे इसमें यही कहोगे कि जी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेट आउट नहीं हो रहा। अगर तो पुलिस के कमेंट्स ये कह रहे हैं कि जी ये झूठ बोल रहा है पिटिशनर, ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ था या हुआ था और ये चेक जो है वो बतौर गारंटी दिया था, आपकी फेवर का कमेंट्स आ गया ना रिस्पोंडेंट साइड की, तो आप इस पर दबा के करोगे कि जी नो ऑफेंस मेड आउट, क्योंकि पुलिस के कमेंट्स भी यही कह रहे हैं कि जी ये झूठ बोल रहा है, हमने तो चेक गारंटी के तौर पे दिया था।
इन सारे जो पिटिशनर ने दिए हैं आर्गूमेंट्स, उनको आपने काउंटर करना है, उनको लिख लें, 1 बाय 1 बोलें। अगर आप कोई केस लॉ लेके आए हुए हैं जिसमें अगर आप ये ले रहे हो प्ली के ये चेक बतौर गारंटी दिया गया था, तो आप कोई केस लॉ लेके जा सकते हैं कि जी ये देखें जी इस केस लॉ में भी ये बताया हुआ है कि चेक जो गारंटी के तौर पे दिया हो उसकी FIR नहीं हो सकती। ये आपने यहाँ पे काउंट करना है, आर्गू करना है। लेकिन अगर ये जो पटिशनर साइड थी, पटिशनर की काउंसिल था, अब आपने उसके पॉइंट्स लिख लिए, उनको काउंटर कर दिया, हो सकता है उसके पास भी कोई और बातें हों, तो वो भी आप जो बहस करेंगे वो लिखेगा मेन पॉइंट्स के। अब मैंने इसके कौन से सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन टर्न बाय टर्न, पहले इसने की, फिर ये रिस्पोंडेंट साइड का वकील आया, इसने बहस की, अब इसकी बहस में से ये कुछ सवालों के जवाब देना चाहता है, तो जब इसके आर्गूमेंट्स ख़त्म होंगे तो पटिशनर साइड वाला आर्गूमेंट शुरू कर देगा। इस तरह टर्न बाय टर्न ही चलते होते हैं। इसी तरह मेडिकल है अगर कोई इन्वॉल्व, तो पहले ये आर्गू करेगा, अपने मेडिकल को बोलेगा, उस पर बहस करेगा कि देखें जी इसने इंजरीज कॉज की हैं, ये उनको काउंटर करेगा। ये इसी तरह चलता है। मैं यहाँ पे कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन 22A के हवाले से जो रफली होता है वो ऐसे ही होता है। जो पुलिस के कमेंट्स आ जाते हैं ना, वो समझ लें कि वही फ़ैसला होता है, वो जिसकी फेवर में आ जाए, मोस्टली यही होता है। लेकिन हो सकता है ना भी हो, लेकिन मोस्टली यही कि पुलिस ने जिधर के कमेंट्स दे दिए ना, अगर पटिशनर साइड के दे दिए फेवर के तो FIR हो जाएगी, अगर पटिशनर के अगेंस्ट उसने कमेंट्स दे दिए तो फिर FIR होनी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह सारी 22A में बहस की जाती है। और मैं दूसरी एक बात आपको कर दूँ, देखिए जब आपने लोअर कोर्ट्स में आर्गूमेंट्स करने हैं ना, किसी भी केस में आपने खुला के करने हैं। देखिए वहाँ पे आपको ज़्यादा वो रोका टोका नहीं जाता, वहाँ पे जज साहब आपकी बहस पूरी सुनते हैं। हमारी अदालतों में यही ट्रेंड है। जब हम हाई कोर्ट में आते हैं वहाँ पे सिनेरियो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे जाते ही जज साहब वो सवाल पूछ लेते हैं हाई कोर्ट्स में जिसका हमें जवाब नहीं आता होता। वहाँ पे क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है हाई कोर्ट की बहस में, लेकिन लोअर कोर्ट्स की जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनमें बड़ा टाइम होता है। अगर ये जो बहस है जिस पे वो आप 5 से 7 मिनट में कर सकते हैं, अगर आप इस पर आधा घंटा भी बहस करोगे ना, तो आपको किसी ने रोकना नहीं है कि बस करें जी, आप क्या करी जा रहे हैं, आप बहुत टाइम ले रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट्स में होता है आपके पास लिमिटेड सा टाइम होता है, उसी 5-6 मिनट उसी के अंदर आपने आर्गू करना होता है। डिपेंड करता है, मोस्टली इस तरह ही चलता है। लेकिन लोअर कोर्ट्स में जब आपने जाना है ना, आपके पास खुला टाइम है, खुल के बहस करें, अच्छी बहस करें, थोड़ी लंबी करें। उसकी एक वजह और भी है लोअर कोर्ट्स में अच्छी बहस करने की, थोड़ी लंबी बहस करने की। एक तो आपका क्लाइंट खुश हो जाता है, दूसरा अगर आप लोअर कोर्ट्स में जाएं तो आप गौर करेंगे जो कचहरियों में अदालतें होती हैं वहाँ पे क्लाइंट्स भी कोर्ट रूम में ही होते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस के वो अंदर ही होते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन हाई कोर्ट में जिसका केस होता है सिर्फ वो ही अंदर जाता है। तो खुद इमेजिन करें कि लोअर कोर्ट्स में जहाँ पे हर किस्म का क्लाइंट खड़ा है, मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स खड़े हैं मुख्तलिफ़ केसों के, और आप वहाँ पे जाके अपने किसी केस में आर्गू करते हैं, थोड़ी अच्छी आर्गूमेंट्स करते हैं, थोड़े लेंथी आर्गूमेंट्स करते हैं, तो क्लाइंट्स भी देख रहे होते हैं कि यार वकील साहब ने बहुत अच्छी बहस की है, तो क्यों ना इसके पास अपना केस ले जाएं। हो सकता है ना, ये हाई कोर्ट में बहुत कम होता है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में इसके बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए लोअर कोर्ट्स में डरना घबराना नहीं है। वहाँ पे टाइम की कोई ऐसा सच रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अब जितने भी लेंथी करनी चाहे आर्गूमेंट्स आप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा लोग हैं कोर्ट रूम में, तो बहुत ज़रा इम्प्रेसिव किस्म की आर्गूमेंट्स करें ताकि आपके पास और लोग भी अपने केस लेके आएँ। तो ये एक छोटा सा व्यू था कि 22A की पटिशन में आर्गूमेंट्स कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।